जो ओबीसी भाई हैं, जो आज कुछ तो इन मनुवादियों के चुंगल में फंस चुके हैं, जिन्हें हम चमचा भी कहें तो अतिशयोक्ति ना होगी। और चमचा कहते हैं तो वही जो उस जाति से बिलोंग करते हैं वो लोग मेरे ऊपर खफा होंगे कि आखिर उन्हें चमचा क्यों कहा। मैंने चमचा नहीं कहा, चमचा उन्होंने कहा जिन्होंने अपने समाज की तरक्की और उन्नति में जिसे बाधक देखा, उन्होंने चमचा की परिभाषा बताई। और वो चमचा की परिभाषा क्या थी, सबसे बड़ी बात हमारे बीच में ये देखने की है कि चमचा की परिभाषा क्या है। जो अपने समुदाय और जाति के विषय में की उन्नति के विषय में ना सोचे और वो विधर्मियों के साथ लगा रहे, उसे हम समाज के, अपनी जाति के, अपने वर्ग के विषय की उन्नति के विषय में ना सोचे और वो उन लोगों का साथ दे जो एक विशेष समुदाय और जाति का शोषण करने के लिए पूरी तरह से तत्पर और तैयार हैं, तो उनको हम चमचा कहेंगे। तो जो हमारे समाज के चमचे हैं, स्पून हैं, वो आज किस तरह से बातें कर रहे हैं, वो बातें आरएसएस के फेवर में कर रहे हैं, उनके भले के लिए कर रहे हैं कि आपस में जातिगत फूट हो। जब जातिगत फूट होगी तो उसका फायदा कौन उठाएगा? जातिगत फूट होगी तो उसका फायदा आरएसएस उठाएगा। और जब आरएसएस उठाएगा तो ओबीसी, एससी, एसटी ये सारे के सारे शिकार होंगे आरएसएस के। और यही आरएसएस की प्लानिंग है, यही योजना है। वो खुद लड़ाई नहीं लड़ सकता। आज जो लड़ाई है वो सबसे बड़ी लड़ाई ये है कि आरएसएस हमारे लोगों के कंधे पे बंदूक रख के लड़ाई लड़ रहा है। और जो ये लड़ाई लड़ रहा है, इस लड़ाई को कैसे हमारे ही लोग सपोर्ट कर रहे हैं। पहले तो आप देख लीजिए, एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य द्वारा आक्रमण किया गया एक पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर, दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री की गलती देखो, उसकी बेवकूफी देखो। वो कपिल सिब्बल जैसे धूर्त लीडर को अपनी गैंग में शामिल कर लिया। यानी वो भी नहीं चाहता कि वो प्रत्यक्ष रूप से आके लड़ाई लड़े। वो भी प्रत्यक्ष रूप से लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं, वो भी मनुवादियों के दास बन चुके हैं। आप देख रहे हैं जो जितने भी हमारे लीडर मनुवादी के दास बने, उनका अस्तित्व जो है वो खत्म हो गया। और अजय कुमार यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आज आप पहली बार लाइव में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। संजय मौल जी, नमो बुद्धाय, जय भीम। तो साथियों, मैं आज जिस विषय में चर्चा कर रहा था वो विषय है हमारे ही लोग कैसे हमारे लिए हथियार बन जाते हैं। वो हथियार आज आप देख रहे होंगे, वो हथियार स्वतंत्र देव सिंह उन्हीं के गैंग में शामिल, केशव प्रसाद मौर्य उन्हीं की गैंग में शामिल। अब ये लोग किसी भी दशा में यदि हमारे किसी दूसरी पार्टी के नेताओं के ऊपर कटाक्ष या किसी भी प्रकार की जो कमेंटमेंट करते हैं या जो टिप्पणी करते हैं, वो टिप्पणी जो है हमारे समाज में विद्वेष की भावना पैदा करती है। आज मैं मानता हूं केशव प्रसाद मौर्य जी जो भाजपा के बड़े अच्छे लीडर बने हुए हैं, वो केवल एक यूजर के तौर पे, भाजपा उन्हें केवल एक यूजर के तौर पे इस्तेमाल कर रही है। शुरुआत में जब चुनाव हुआ था तो केशव जी हारे थे, तो वहां पे उनके प्रति भावना जो भाजपा में चल रही थी कि उन्हें
दरकिनार करने की, लेकिन उन्हें लगा कि मौर्य समाज उनके खिलाफ हो सकता है, मौर्य जाति जो है उनके खिलाफ हो सकती है, तो उन्होंने उनको फिर से हारे हुए बंदे को उन्होंने उप मुख्यमंत्री क्यों बनाया। इसके पीछे एक जो साजिश है वो स्पष्ट होती है। तो आप सभी इस बात को गौर करिए, इस बात को गौर करिए कि कैसे हमारे लोगों के जरिए शिकार बनाया जाता है। यदि आप इस बात को गौर नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर समझिए कोई दूसरा गौर करने नहीं आएगा। आज आप भले ही विद्वेष में बोलते हो, वो स्टूल मंत्री है, वो किसी भी तरह से उस पार्टी में है, उस पार्टी में यदि है तो निश्चित तौर पर वो अपने जाति को प्रभावित तो जरूर करता होगा और उनकी जातियां निश्चित तौर पर उनसे प्रभावित हैं। मुझे फोन भी आते हैं, मैं बता रहा हूं, उनके फोन भी आते हैं कि भैया केशव प्रसाद मौर्य जी से कोई भी एक बड़ा काम आप करवा सकते हैं। तो वो बड़ा काम क्या है? यानी वहां पे लोग उनको छोड़ना नहीं चाहते, उनके जाति के लोग उनको छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन आप ये समझिए कि अगर यही मोह, यही जातिगत मोह लगातार बरकरार रहा तो निश्चित तौर पर हमें हमारी एकता को, हमारी अखंडता को बहुत ही खतरा है। एक तरह से ये समझिए कि जैसे पुष्यमित्र शुंग ने जिस प्रकार मौर्य साम्राज्य को ध्वस्त किया था, आज जरूरत है उस साम्राज्य को कैसे हम पाएं, अपना खोया हुआ साम्राज्य, अपना खोया हुआ अस्तित्व हम कैसे पाएं। इसके लिए हमें तन्मयता से और डिसिप्लिन से, अनुशासन बरकरार रखते हुए काम करने की जरूरत है। आज अगर हम चंद टुकड़ों में अगर हम आग बिक जाते हैं तो हमारा अखंड भारत का सपना ध्वस्त होता है, और जब हमारा अखंड भारत का सपना ध्वस्त होगा तो निश्चित तौर पर हमारे ओबीसी एससी समाज का सपना ध्वस्त होगा, उनके उन्नति और उनकी तरक्की के राह में बाधा आएगी। और वो जो बाधा आ रही है उसके पीछे कोई मनवादी नहीं है, कोई भी मनवादी नहीं है। मनवादी का तो काम है अपना अस्तित्व बचाना। उनके पीछे जो हमारे लोग काम कर रहे हैं, दोषी तो ये हैं। हमारे लोग जो उनके चमचे बने हुए हैं, दोषी ये हैं। आज डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक तरफ जहां केशव प्रसाद मौर्य दोषी हैं, वहीं दूसरी तरफ बराबर के दोषी अखिलेश यादव भी हैं। मुझे अखिलेश यादव से कोई टिकट नहीं चाहिए, मुझे अखिलेश यादव से कोई लोभ नहीं है, मुझे जातिगत कोई भी लोभ नहीं है। क्योंकि यदि समाज तरक्की करेगा तभी मेरी तरक्की सुनिश्चित होगी। यदि एक जाति तरक्की करेगी तो निश्चित तौर पर अगर उसी जाति के समकक्षी लोग तरक्की नहीं करेंगे तो निश्चित है हमारे समाज का विनाश तय है। तो जब हमारे समाज का विनाश तय है तो इसके लिए कोई अलग से सोचने वाला व्यक्ति नहीं आएगा, हमें आपको सोचना होगा। हम आप कब इस विषय में सोचेंगे? आखिर आज वो समय आपके पास है कि अगर आप गंभीर नहीं होते हैं तो निश्चित तौर पर जब आप गंभीर नहीं होंगे तो निश्चित तौर पर आपके हाथों से आपका समाज गर्त में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे तो दिखाई दे रहा है, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो निश्चित तौर पर चंद दिनों बाद आपको दिखाई देगा।
क्योंकि ये जो परिस्थितियां चल रही हैं, जो परिस्थिति काल चल रहा है, ये निश्चित तौर पर आपके विध्वंस का काल चल रहा है। ये ओबीसी एससी एसटी के विध्वंस का काल चल रहा है, क्योंकि सत्ता में पुष्यमित्र शुंग बैठ गया है। जब उसने इतने स्तूपों को विनाश करके, उन्हें ध्वस्त करके आपको, आपके इतिहास को खत्म करने का काम किया है, तो निश्चित तौर पर अब क्या वो आपको जिंदा रहने देगा या आपको पुनः आपके अस्तित्व को कायम करने देगा? इतनी स्मृतियां, इतने वेद उसने आपको गुमराह करने के लिए लिख दिए और आप फिर भी गुमराह होते जा रहे हैं। क्या आपका अपना स्वयं का विवेक शून्य है? आप अपने विवेक का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? 10 साल का ब्राह्मण श्रेष्ठ हो जाता है और आप 60 साल के आईएएस पीसीएस श्रेष्ठ नहीं हो पाते। इसका क्या कारण है? कभी इसके बारे में आपने गहनता से अध्ययन किया है या गहनता से विचार किया है? तो क्या इसके लिए कोई अलग से गहनता से विचार करने के लिए कोई अवतार आएगा या कोई व्यक्ति ऐसा आएगा जो इस गहनता के विषय में आपको समझाएगा? आपका अपना चेतना और आपका विवेक शून्य है। क्यों आप ऐसा कर रहे हो? आप अपने आने वाली पीढ़ियों को क्यों गर्त में डाल रहे हो? क्यों आप नहीं समझ रहे हो? आज जो शिक्षा का स्तर है उसमें बढ़ोतरी हुई है। हमारे लोग गवर्नमेंट जॉब में शिक्षा के द्वारा, या शिक्षा नहीं मिली है तो चैतन्यता उनके बीच में आई है। क्या शिक्षा का मतलब पाखंड और अंधविश्वास को कायम रखना है? शिक्षा का मतलब आखंड और अंधविश्वास को समाप्त करना है। जब आप इसे समाप्त नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप बुज़दिल हैं और गंवार हैं। आज आपकी बुज़दिली की वजह से पूरा समाज इन मनवादियों का पुनः गुलाम बनने जा रहा है। इसके लिए क्या जब आप पूरी तरह से गुलाम हो जाएंगे तभी जागेंगे, या जो आपके साथी आपको जगा रहे हैं या जो आपको बता रहे हैं, आप उनकी बातें सुनने को क्यों नहीं तैयार होते हैं? आखिर दिक्कत क्या है? आपको समझने में, अपने लोगों की बात सुनने में आपको क्या तकलीफ होती है जो आपको समझाता है? लोग फोन करके मुझे बताते हैं कि सर मैं जब समझाता हूं अपने लोगों को तो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं होते हैं। आखिर आपके दिमाग में कौन सी ऐसी समस्या है? आपका कौन सा ऐसा दिमाग में विकार है जो अपने शुभचिंतकों, अपने मंगल कामना करने वाले लोगों की बातें सुनने के लिए आप तैयार नहीं हैं? आज जिस प्रकार हमारे समाज को जिस चक्रव्यूह में घेरा जा रहा है, वो चक्रव्यूह जिसमें अभिमन्यु को घेरा गया था, वो तथाकथित अभिमन्यु को घेरा गया था, उस अभिमन्यु को जैसे घेरा गया था वैसे आपको आज घेरा जा रहा है। आपके लोगों द्वारा आपको गुलाम बनाने की प्लानिंग रची जा रही है। आपके अंदर जातिगत विद्वेष को और भयंकर रूप से पैदा किया जाएगा आने वाले समय में। अभी तो आपने केवल छोटा सा नमूना देखा है मौर्य यादव की लड़ाई के लिए, लेकिन आने वाले समय में यह भयंकर और रूप लेगा, और यह भयंकर रूप आपको गुलाम बनाएगा और साथ में पूरे समाज को गुलाम बनाएगा। जब आप जागने को तैयार नहीं हैं तो कोई जगाने को तैयार नहीं है आपको, क्योंकि आप सब कुछ जानते हुए सो रहे हैं। जब आप सब कुछ जानते हुए सो रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप गुलामी की तरफ जा रहे हैं। यह आपकी वो गुलामी है जहां पर आपको पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी जातियों का, अपने समाज का भला नहीं दिखाई देगा, अच्छा नहीं दिखाई देगा। आप केवल अपने से दूसरी जाति को नीचा दिखाने के लिए अपना पूरा समय लगा दोगे।
और जब पूरा समय लगा दोगे अपनी दूसरी जाति को, जो आपके समकक्ष आपके वर्ग की जाति होगी, उसे नीचा दिखाने में लगोगे। आज आप देख रहे होगे सभी ओबीसी जातियां एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम कर रही हैं। निश्चित तौर पर एक जो क्षत्रिय बनने की भावना सबसे ज्यादा प्रबल हो रही है, ये जो क्षत्रिय बनने की भावना प्रबल हो रही है, ये आपस में एक ऐसी खाई का निर्माण कर रही है जिस खाई में सभी आप ही डूब मरोगे, आप ही गिर के मरोगे। सवर्ण नहीं आने वाले, इसमें गिर के मरने वाले, क्योंकि वो तो आपको इसी खाई में गिराना चाहते हैं और आप शायद है जानते हुए इसी खाई में गिरना चाहते हैं। ओबीसी के लोग समझते एससी एसटी हमसे नीचे। भाई साहब, आप तो ओबीसी के लोग सोचते हैं एससी एसटी के लोग नीचे हैं। हम तो यहां कह रहे हैं ओबीसी के लोग आपस में ही समझते हैं, ओबीसी के ओबीसी में ही समझते हैं कि वो एक दूसरे को नीचा। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो अपने आप को सिद्ध करने में लगे हुए हैं, जबकि ये सभी मानव हैं, सभी इंसान हैं, लेकिन ये अपने आप को मानव मानने को तैयार नहीं है। ये एक जो अपने आप को ऊंचा समझने की कोशिश कर रहा है, तो ये समझिए ये एक विशेष प्रकार के जानवर हैं। जैसे शेर हो गया, ये अपने आप को शेर समझ रहे हैं, लेकिन ये शेर नहीं है, ये शेर नहीं है। ये वो है कि जब इनसे ऊंची जाति वाला इनके सामने खड़ा होगा तो ये अपने आप को कहीं नहीं पाएंगे, ये खुद वहां पे सरेंडर हो जाएंगे, वहां पे ये खुद नीचे बन जाएंगे। तो ये भावनाएं हैं इनमें। तो ये जो जातिगत भावनाएं हमारे समाज में सुदृढ़ की जा रही हैं इन आरएसएस और मनवादियों के द्वारा, तो हम लोगों को समझने की जरूरत है, हम लोगों को ये जानने की जरूरत है कि कैसे हम इन जाति खोरों से सावधान रहें। ये वो जाति खोर हैं जो ओबीसी एससी समाज पे शासन करना चाहते हैं, उन्हें गुलाम रखना चाहते हैं, क्योंकि ये जानते हैं अंधविश्वास और पाखंड ही एक ऐसा मार्ग है, ईश्वर ही एक ऐसा मार्ग है जिसकी वजह से लोगों को गुलाम बनाया जा सकता है। ये धूर्तता का वो पैमाना है, धर्म, जिसकी वजह से लोगों को केवल न तलवार का भय, न गोली का भय, न बम का भय, केवल एक ही भय है, वो धर्म का भय। उस धर्म के भय की वजह से यहां पर आपको गुलाम बना दिया जाता है, क्योंकि आपने अंग्रेजों को भगा लिया, क्योंकि ये ब्राह्मणों की ही साजिश थी। जो शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकार, जो बोलने का अधिकार, ये सब अंग्रेजों ने आपको दिया। तो इन लोगों ने इस साजिश को बखूबी समझा कि जब आप बोलने लगोगे, जब आप अपने अधिकार को जानने लगोगे, तो निश्चित तौर पर ये आपको, आपकी बातों को बिल्कुल नहीं सुनेंगे। जब आप अपने अधिकार को जान लोगे तो उनकी बातों को आप कभी नहीं सुनोगे। तो ये तय हो गया कि उन्होंने ये तय किया कि अंग्रेजों को भगा लें और हम ईश्वर के नाम पर इस समुदाय को बेवकूफ आसानी से बना लेंगे। आज जिस तरह हमारे लोगों को फ्री का राशन बांटकर बहका लिया, लोगों को बेवकूफ बना लिया, आज वहीं पर ये खबरें चल रही हैं कि वो राशन की वसूली भी होगी। यानी दहशत का पूरा माहौल, एक तरफ बुलडोजर का दहशत, दूसरी तरफ राशन वापसी की दहशत, तीसरी तरफ जातिगत विद्वेषता की दहशत, और चौथी तरफ धर्म की दहशत। यानी जो हिंदू है
वही हिंदू का शिकार हो रहा है और डराया जा रहा है मुस्लिमों से। तो ये दहशत, कौन लोग हैं ये जो दहशत फैला रहे हैं? इस दहशत को आज समझना होगा आपको। ये दहशत है सत्ता में बरकरार रहने की, सत्ता पे कब्जा करने की। ये दहशत यदि आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप गुलामी की ओर जा रहे हो। आपको कोई माई का लाल बचा नहीं सकता। तो आप उस दहशत को समझिए। ये जो धर्म की दहशत है, ये धर्म की दहशत आपको आर्थिक रूप से कमजोर बना रही है, आपको मानसिक रूप से कमजोर बना रही है, आपको शारीरिक रूप से कमजोर बना रही है। तो जब आप पूरी तरह से कमजोर हो जाओगे तो आपकी हिम्मत नहीं है कि इनके खिलाफ उठ के खड़े होगे। आज देश में एक ऐसा बृहद संविधान होते हुए भी आप में से किसी की हिम्मत नहीं है कि आगे आके खड़ा हो जाए। इतने कोई भी ओबीसी में चैलेंज करता हूं, किसी ओबीसी के माई के लाल की हिम्मत नहीं है, अपने आप को क्षत्रिय बताता है, उस क्षत्रिय की औकात नहीं है कि वो मोदी के खिलाफ और योगी के खिलाफ आके खड़ा हो जाए। अगर दम है, अगर ओबीसी अपने आप को असली माई बाप का औलाद है और क्षत्रिय समझता है तो सामने आके खड़ा हो और बताए योगी मोगी को क्षत्रिय हम हैं। इन धूर्तों को ये बताए कि क्षत्रिय हम हैं, हम समाज की रक्षा करेंगे। यदि दम है तो आगे आए, नहीं तो क्षत्रिय कहना अपने आप को छोड़ दे और शूद्र कहना शुरू कर दे, क्योंकि वो शूद्र है। इसीलिए आज लड़ाई लड़ने के लिए उसकी औकात नहीं है कि वो आगे आ जाए। शूद्रता उसके कहीं न कहीं मन में, किसी कहीं न कहीं कोने में वो कुंठित भावना घुसी हुई है। उसी कुंठित भावना की वजह से वो लड़ने के लिए आगे नहीं आ रहा है। उसके अपने समाज पे अत्याचार हो रहा है, वो लड़ने के लिए नहीं आ रहा है। ये क्षत्रियता नहीं है। क्षत्रियता का मतलब है अपने समाज की रक्षा करना, और समाज की रक्षा नहीं कर पा रहा है तो क्षत्रिय नहीं है, वो दोगला है। और ऐसे दोगलों को जो हमारे समाज में खुद को क्षत्रिय कह रहे हैं और समाज की रक्षा के लिए आगे नहीं आ पा रहे हैं, तो ऐसे दोगलों को हमें समझना होगा कि ये दोगले बनते तो क्षत्रिय हैं, लेकिन अपने ही समाज की रक्षा के लिए ये चूड़ियां पहने बैठे हैं। ऐसे लोगों को हमें समझना होगा कि ये कौन लोग हैं जो हमें ही, हमारे ही समाज के, हमारे ही बीच के हमें गुलाम बनाना चाहते हैं। ये धूर्त कौन है? ये वही धूर्त हैं जिन्होंने सदियों चमचागिरी करके केवल अपना पेट पाला है। इन्हें अपने समाज से कोई मतलब नहीं, क्योंकि अगर इनकी तरक्की होगी तलवे चाटने से तो निश्चित तौर पर कुछ समाज के लोग इनकी जय जय करते रहेंगे। और ये जो जय जय करने वाले लोग हैं ये भी हमारे समाज के सबसे बड़े हरामखोर हैं। इन हरामखोरों ने हमारे पूरे समाज को, ये गिनती के लोग हैं, ये चंद लोग हैं। आज पूरी तरह से मैं देखता हूं आरएसएस में, भाजपा में व्यक्तिगत लाभ लेने के लिए जुड़े हुए हैं और मुझे भी फोन करके कहते हैं कि साहब आप काम बताइए, कोई एक बड़ा काम बताइए, मैं अपने इस लीडर से करवा लूंगा। यदि आप चाहते हैं तो उसकी जल्द मैं कहो रिकॉर्डिंग भी प्रस्तुत कर दूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे समाज का व्यक्ति है, वो कहीं वहां मारा गया तो वो मारा जाएगा, मुझे चोट लगेगी कि वो मेरे समाज का है, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग नहीं करता। तो आप समझ सकते हैं हमारे समाज के लोग कितने गिरे हुए हैं, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए पूरे समाज का सौदा कर रहे हैं। ये सौदा करने वाले लोग कौन हैं? ये हमारे जाति के हैं, हमारे समाज के हैं, हमारे वर्ग के हैं। इनको अपने वर्ग से कोई मतलब नहीं, इनको मतलब है, इतने भौतिकवादी हो चुके हैं ये कि मेरा परिवार अच्छा पढ़ ले, अच्छा लिख ले, भले ही वो मनुवादियों की गुलामी करे, इससे मतलब नहीं है इनको। ये पूरी तरह से समाज को बेच देना चाहते हैं, अपने समाज के लोगों को
चुनाव आते ही जातिगत संगठन बना लेंगे और भाजपा आरएसएस जैसे प्रलोभन देने वाले, समाज का शोषण करने वाले संगठनों की गोद में बैठकर खेलने लगते हैं। तो ये जो संगठनों की जो गोद में खेल रहे हैं, ये ओबीसी एससी समाज का कितना भला करेंगे ये तय है। ये एक भी भला नहीं करेंगे, ये केवल अपने परिवार का पेट पालेंगे। और मैं ये भी बता दूं कि आरएसएस और भाजपा के लोग इतने धूर्त हैं, ये उनकी अपनी व्यक्तिगत तरक्की में भी उन्हें ज्यादा लाभ नहीं लेने देंगे। उन्हें इतना ही लाभ लेने देंगे कि वो केवल ये खुश हो सके कि मैंने ये काम करवा दिया। उन्हें कोई बड़ा लाभ नहीं होगा, वो महल नहीं बना लेंगे, क्योंकि इन मनवादियों ने, आरएसएस ने ऐसे अधिकारियों को सेट कर रखा है उन पदों पर जिन पदों से लाभ जाना है समाज को, जो कॉन्ट्रैक्ट होने हैं, जो ठेके होने हैं, उन पे ऐसे लोगों को बैठा रखा है उन्होंने कि बड़ा लाभ वो लेंगे और जो तलवे चाटने वाले चमचे हैं उन्हें केवल वही उतना मिलेगा जितना खाना खाने के बाद बर्तन में जूठन मिलता है। लेकिन हमारे लोग हैं उस जूठन पे भी फिदा हैं, जूठन पे भी मरे जा रहे हैं। आखिर ये कौन से ऐसे लोग हैं जो अपने ही जाति के, अपने ही समुदाय के, अपने ही समाज के लोगों का गला काटने के लिए तैयार हैं? आज मैं आपको बता दूं, मैंने ये पोस्ट डाली थी कि जो हमारे चमचे भाजपा में जो निहित हैं माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, उनके लिए मैंने लिखा था कि वो चमचे हैं, लेकिन हमारे जो मौर्य भाई हैं वो मुझसे नाराज हुए होंगे। लेकिन मैं यहां ये भी कहता हूं, दूसरी तरफ ये भी मैं कहता हूं कि अखिलेश यादव जो खाई हमारे आपके बीच में बढ़ रही है उसके लिए अखिलेश यादव भी जिम्मेदार हैं। आज वो राज्यसभा की जो सीट है उस राज्यसभा सीट पर कपिल सिब्बल जैसे नकारा आदमी को भेज रहे हैं, ये सबसे बड़ी उनकी गलती है। यही वो, जब भाजपा जैसा गंदी पार्टी, नीच पार्टी ओबीसी को साध सकती है, तो क्या ओबीसी होते हुए अखिलेश यादव ओबीसी को नहीं साध सकते, अपने समाज को नहीं साध सकते? तो अखिलेश यादव सबसे निकम्मे और नकारा है। जब भाजपा साध सकती है तो अखिलेश यादव क्यों नहीं साध सकते? अखिलेश यादव को चाहिए था, यहां पे इंद्रजीत सरोज हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव हैं, ऐसे जो बुद्धिजीवी हैं जिन्हें राज्यसभा में भेजना चाहिए जिससे क्रांतिकारी परिवर्तन हो। वहां पे अखिलेश यादव चेतना विहीन हो जाते हैं, चेतना शून्य हो जाते हैं। तो ऐसे नेताओं का हमें बहिष्कार करना होगा। ये हमारे समाज के सबसे बड़े गद्दार हैं। इन गद्दारों का हमें बहिष्कार करना होगा। अखिलेश को तकलीफ हो गई थी एक छोटी सी बात से कि क्या सैफई का उन्होंने खेत बेच के विकास किया था या मेट्रो बनवाई थी। इतनी छोटी सी बात से तकलीफ हो गई तो क्या समाजवादी पार्टी समाजवाद की ना होकर वो केवल उनके परिवार की पार्टी है, या जिसे उनका मन चाहे मनवादियों को या जिसको चाहे उसको पहुंचा दें? पूरा समाज चुनाव में ओबीसी और एससी जिस तन्मयता के साथ उनके पीछे लगा था, तो क्या उन्हें ओबीसी एससी में लीडर नहीं दिखाई दिया? ओबीसी एससी में ऐसा नेतृत्व तो नहीं बना सकते जिसको वो तैयार करके उस अपने जो जाति का जिसका विखंडन करके वो अपने साथ मिला लेता है उसको अपने साथ खड़ा कर सकें? ऐसा नकारापन क्यों है इनके अंदर? तो इसकी हमारे जो लीडर हैं, हमारे समाज में जो लीडर हैं, ये सारे के सारे निकम्मे और सत्ताखोर हो चुके हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो केशव मौर्य हो। तो ऐसे सत्ताखोर नेताओं को हमें सबक सिखाने की जरूरत है। लेकिन हम सबक सिखाएं कैसे? सबसे बड़ी बात तो ये है क्योंकि हम में एकता नहीं है और हमारी एकता न होने के कारण इसका फायदा कभी अखिलेश उठा ले जाते हैं, कभी केशव प्रसाद मौर्य जैसे धूर्त नेता उठा ले जाते हैं। ये बराबर के बराबर दोषी है। इनमें से कोई ऐसा लीडर नहीं है जो कम दोषी हो।
ये एक से बढ़कर एक दोषी है और इसी दोष के कारण आज पूरा ओबीसी एससी जिस गर्त में घुसा जा रहा है, उस गर्त में निकालने के लिए कोई अवतार नहीं आने वाला। आपको अपने किए की सजा मिलेगी और वो सजा किस तरह मिलेगी? भाजपा जैसी, आरएसएस जैसे निकम्मे लोग जो धर्म के नाम पर, जात के नाम पर आपको अलगाववाद की कंडीशन पर लाके खड़ा कर देंगे और आप अपनों को ही नहीं पहचानेंगे। तो साथियों, मैं जो पीड़ा है मेरे अंदर है, जो समाज की पीड़ा है, आज अगर कोई हमारे समाज का व्यक्ति, हमारे ओबीसी एससी समाज का व्यक्ति अगर राज्यसभा में जाता तो निश्चित तौर पर आर्थिक रूप से और सांगठनिक तौर पर वो समाज के लिए कुछ बेहतर करने का प्रयास करता, आर्थिक रूप से थोड़ा संपन्न भी होता। लेकिन हम संपन्न किसको बना रहे हैं? संपन्न उसको बना रहे हैं जिसने कांग्रेस का सदियों से धन ढकारा हो, केस के नाम पे, मुकदमे के नाम पे हमारे समाज के लोगों को हरा हरा के धन ढकारा हो। आज हम उसकी तरक्की की बात कर रहे हैं। तो हमारे समाज के जो लीडर हैं, नेता हैं, सबसे बड़े धूर्त यही हैं, ये हमें खुद गुलाम बनाना चाहते हैं। ये हमें अपने साथ लेकर ये हमारी हत्या की सुपारी ले रहे हैं, हमारे पतन की सुपारी ले रहे हैं। हमारे जात के लीडर, जब हमारे जात के लीडर हमारे पतन की सुपारी ले रहे हैं तो आपकी तरक्की के लिए कोई भी नहीं आगे आ सकता। आपकी तरक्की यदि आप चाहते हैं तो सामाजिक रूप से एकजुट हो जाइए। आज भी समय है कि यदि आप सामाजिक रूप से एकजुट हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर हम इन धूर्तों को सबक सिखा सकते हैं, इन सत्ताखोरों को सबक सिखा सकते हैं। हमारे पास अभी समय है, 2024 अभी समय है। 2024 यदि आप चाहते हैं कि ये सत्ता में ना आए तो इसके लिए आप सभी को एकजुट होना होगा। राजनेताओं का मोह त्यागना होगा। जब तक आप राजनेताओं का मोह नहीं त्यागेंगे तब तक ये आपको गर्त में ले जाके गिरा देंगे। चुनाव आने पे आपका सौदा भी कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ईवीएम के जरिए भीतरी तौर पर ये कह देंगे कि आप हमें इतनी रकम दे दो, ईवीएम के जरिए आप सत्ता बना लो। कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। किसी की हिम्मत नहीं है कि आवाज उठा ले, क्योंकि वो चुनाव के पहले ही आपको मेंटली तौर पर तैयार कर देते हैं कि हम सत्ता बनाने जा रहे हैं और आप विरोध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंडिविजुअल विरोध करेंगे तो इनके बुलडोजर खड़े हैं और इनके वो अधिकारी खड़े हैं जो आपके खिलाफ एक्शन लेने को तैयार हैं। तो आप सभी इसके लिए खुद जिम्मेदार हैं। आप सभी लापरवाही ना करते हुए अभी आज अपना समय यदि सामाजिक चेतना में लगा देते हैं तो निश्चित तौर पर आने वाली आपकी पीढ़ियां, आपके बच्चे, आपका भविष्य सुनिश्चित हो जाएगा, वो बेहतर होगा, अच्छा होगा। नहीं तो आप अच्छे दिनों जैसे शब्दों के शिकार होते रहेंगे, क्योंकि ये उनकी पॉलिसी है, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास। ये केवल दिखाने के लिए है, ढिंढोरा है। और इस ढिंढोरे में हमारे लोग बखूबी बड़े भावनात्मक होते हैं, बड़े भोले होते हैं, वो फंस जाते हैं। और जब आप फंस जाते हैं तो आप क्या पाते हैं कि आपको महंगाई के रूप में पेट्रोल इतना महंगा, सारे राशन डबल रेट में हो चुके हैं 2014 के बाद। यही अच्छे दिन हैं। आज आप कोई भी इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं 2014 से अब तक जोड़ लीजिए, तिगने रेट में है। यही है आपके अच्छे दिन। आज आप किसी भी प्रकार का कोई भी वस्तु खरीदने जाते हैं तो 2014 से अब तक तिगुने के रेट में है। यही है अच्छे दिन।
तो क्या किन अच्छे दिनों की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप श्रीलंका जैसी स्थिति का इंतजार कर रहे हैं? तो घबराइए नहीं। अगर आप इस फेर में पड़े हो कि ये मोदी, ये योगी आपको अच्छे दिन ला के देगा, तो ये आपको श्रीलंका जैसी स्थिति ला के देगा, ये मेरा दावा है। क्योंकि लापरवाह आप हो। आपने अपने वोट की वैल्यू नहीं समझी, आपने अपने वोट की कीमत नहीं समझी। आपका वोट कहां जा रहा है आपने देने के बाद खबर नहीं ली। आपका वोट लाखों रुपए की कीमत से ज्यादा का है और आपने अपने वोट की वैल्यू बहुत छोटी आंकी। तो आप सभी चेक करिए, अपने वोट की वैल्यू मांगिए। आपकी वोट की वैल्यू क्या है? आपकी वोट की कीमत क्या है? आपकी वोट की कीमत है, एक आदमी गलत अगर सत्ता में पहुंच जाता है तो आपको किसी भी दशा में वो भिखारी बना सकता है, जैसे आज आप बन गए हो। अगर मैं बता रहा हूं कि अगर 2014 से लेकर आज तक किसी व्यक्ति ने, ओबीसी एससी ने, गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना हो, बिजनेसमैन हो, अगर उसने 5 लाख रुपए संचित कर लिया हो, तो एक बंदा खड़ा होकर इसमें से लिख दे कि मैंने 5 लाख रुपए संचित कर लिया है 2014 से अब तक। मैं गुलामी करूंगा उसकी। किसी ने संचित नहीं किया होगा 5 लाख माइनस में हो गए आप। लेकिन फिर भी आप लापरवाह हो, पता नहीं किस समय का इंतजार कर रहे हो। उठ खड़े होइए, जाग जाइए। और नहीं जागते हैं तो गुलामी के लिए तैयार रहिए, श्रीलंका जैसी स्थितियों के लिए तैयार रहिए। आप बहुत अच्छा धन रखे होंगे, आपके घर में घुस के आपको मार पीट के काट के ले जाएंगे, इंतजार करिए। तो मैं आप सभी साथियों से चाहूंगा, जो साथी जुड़े उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और पुनः जो साथी जुड़ रहे हैं उनका अभिवादन करके मैं भी चाहूंगा कि आपका ज़्यादा समय ना लूं। तो हमारे पासी अमित प्रतापगढ़ी जी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल वो बोल रहे हैं, श्रीलंका जैसे हालात होने में अभी कुछ दिन बाकी हैं, कुछ पल दूर हैं। विजय यादव जी, नमो बुद्धाय। पप्पू वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धर्मेंद्र चौधरी जी, जय भीम। विजय यादव जी, बहुजन एकता जिंदाबाद। आज जिस तरह से हमारे साथी लोग हैं, इन साथियों की बदौलत आप सभी अगर एकजुट होंगे तो ये सभी साथी जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ये सभी एकजुट होना चाहते हैं, एक होना चाहते हैं। आप सभी, मैं जानता हूँ कि बहुजन एकता के प्रति समर्पित है, लेकिन इसके लिए आपको कदम भी उठाना होगा। अगर समर्पित हैं तो कदम उठाना बहुत जरूरी है। अगर आप कदम नहीं उठाते हैं तो निश्चित तौर पर अगला तो कदम अपने चल ही चुका है। हम यूं ही देखते रहेंगे, और कब तक यूं ही हम देखते रहेंगे, वो ऐसा समय आएगा नहीं। श्रीलंका जैसी स्थिति हमारे बहुत से साथी जानते हैं बखूबी ये कि ये स्थितियां आने वाली हैं। अनूप कुमार जी, जय भीम भाई जी। गोविंद साके जी, बिल्कुल आपने सही कहा। मोहन सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। पासी अमित जी, जय भीम, जय संविधान। धर्मेंद्र चौधरी जी, यदि आप तैयार हैं तो अपना व्हाट्सएप पे संपर्क नंबर डालिए, जिससे हम सभी जुड़कर काम कर सकें। तो आप सभी साथियों से मैं विदा लेना चाहूँगा, क्योंकि ज़्यादा समय लूँगा तो आप सभी भी सोचेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कोई समझाने वाली बात होती है तो लोग जल्दी बोर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और यदि अभी यहीं कोई नृत्य का प्रोग्राम चल रहा होता तो बहुत सारे हमारे साथी हैं, अभी जो हमारे साथ 40-42 लोग जुड़े हुए हैं, यही हमारे साथ 400-500 लोग होते, मैं जानता हूँ। तो आप सभी जो भी साथी मुझसे जुड़ना चाहते हैं, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे आप छोड़ सकते हैं। मैं कल दिन में आपको कॉल करूँगा, आपसे बात करूँगा। तो जो भी साथी मुझसे जुड़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि भारत बहुजन राष्ट्र बने, वो अपना नंबर अवश्य छोड़े। और मैं कल सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक आपसे बात करूँगा, और बहुजन राष्ट्र के लिए क्या करना है, कैसे करना है, इसके विषय में अपने प्रोग्राम जो बना रखे हैं आपको बताऊंगा। और आपकी भी सलाह लूंगा कि हमें
करना क्या है, हम कैसे सफल हो सकते हैं, इसके लिए आप सभी साथियों का सहयोग और साथ बहुत जरूरी है। तो आप सभी अपना नंबर दें, जिससे हम बहुजन राष्ट्र की संकल्पना को साकार कर सकें, जहां पर ओबीसी, एससी, एसटी का अपना राज हो, जहां समानता, भाईचारे और स्वतंत्रता की बात हो। तो यदि आप ऐसे साम्राज्य, ऐसे राज्य, ऐसे राष्ट्र की संकल्पना को चाहते हैं, तो आप सभी साथी अपना नंबर छोड़े। कल दिन में मैं सभी से बात करूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो आप सभी साथियों से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार, जय मंडल जी, जय ललई जी, जय संत गाडगे महाराज जी, जय संत रविदास जी।